हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम जानेंगे प्यारे प्यारे बच्चों के बारे में कि वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो फेस करते हैं अपने लाइफ में। हो सकता है उनमें से कुछ चैलेंजेस आपने भी फेस किए हों, है ना। कई बार बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, कई बच्चे शाय होते हैं। देखेंगे हम इस वीडियो में आगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों के साथ में और उसके साथ में कैसे डील किया जा सकता है। तो पहला आता है हाइपर एक्टिविटीज़ एंड रेस्टलेसनेस। बच्चे देखो, एक्टिव होना बच्चों का बहुत अच्छा होता है, बट कुछ बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं, विच इज़ कॉल्ड हाइपर एक्टिविटी। रेस्टलेस होते हैं, एक जगह पे बैठते नहीं हैं, लगातार उछल कूद करते रहते हैं, कहीं ये सामान फेंकना वो सामान फेंकना। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, फोकस करने में उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इस वजह से उनमें कई सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, जैसे अटेंशन स्पेन उनका कम हो जाता है पढ़ाई लिखाई में। वो स्कूल में भी आराम से नहीं बैठ पाते, उनको ईज़िली थोड़ा सा फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, ध्यान देने में प्रॉब्लम होती है। जनरली ये स्कूल एज के जो बच्चे होते हैं ना, जो फर्स्ट से सेकंड मतलब तीसरी चौथी थर्ड फोर्थ एज से लगा लो आप, कम से कम 14-15 तक, वहाँ पे 5 से 10% बच्चे जो रहते हैं वो इससे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, 60 से 80% को ADHD की भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हाइपर प्रॉब्लम होती है, हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है। इसमें अपन अगर देखें कि क्या स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, तो बिहेवियरल थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ गई है तो मेडिकेशन देंगे, एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बना के देंगे, ताकि बच्चा समझ सके कि हमको ये प्लान फॉलो करना है, कब पढ़ना है, कब उठना है। ठीक है, इस तरीके से उसको धीरे धीरे बिहेव करना सिखाएंगे। तो इस तरीके से भी थेरेपीज़ देके ये जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल की जा सकती है। दूसरा आता है एग्रेशन इन चिल्ड्रन। देखो, सभी को गुस्सा आता है, गुस्सा आना नॉर्मल है, लेकिन जब एक्सेसिव चीज़ हो जाए या वो चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे, प्रॉब्लमेटिक हो जाए, तो फिर वो उसको डिसऑर्डर बन जाता है। वो जैसे एक होता है फिजिकल एग्रेशन, वर्बल एग्रेशन, रिलेशनल एग्रेशन। तो फिजिकल में इंसान क्या करता है, चीज़ें उठा के फेंकना, मारा पीटी करना, है ना। तो ये सब दूसरों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक होता है, खुद के लिए तो चलो ठीक है। कुछ लोग गुस्से में बहुत ज़्यादा उटपटांग बोलने लग जाते हैं, उनके मुँह में कंट्रोल नहीं रहता, गाली गलौज करने लग जाते हैं, है ना। रिलेशनल एग्रेशन तो डेफिनेटली बहुत ख़राब होता है, किसी भी रिलेशनशिप को ये बर्बाद कर देता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई फ्रस्ट्रेशन हो, कभी कभी रहता है ना ऑफिस में बहुत फ्रस्ट्रेशन रहता है, इसलिए कभी कभी बच्चों के घर का माहौल ही ऐसा रहता है कि माँ बाप गुस्से में रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा निकालते हैं, तो बच्चा भी आखिरकार वही सीखता है। कभी कभी कोई बचपन का ट्रॉमा ऐसा बैठ जाता है, जैसे बचपन में बहुत मारा हो किसी बच्चे को या बहुत गलत व्यवहार हुआ हो, तो वो गुस्सा बन के उसके अंदर बैठ जाता है, क्योंकि उस वक्त वो रिएक्ट नहीं कर पाया, बाद में वो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर बैठ गई, ट्रॉमा बैठ गई। इसके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, वो अकेला हो जाता है, क्योंकि जो इस तरह के लोग रहते हैं उनसे ज़्यादा लोग मिलते जुलते नहीं हैं, उनके साथ रहना पसंद नहीं करते। उनको एकेडमिक इशू भी आते हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन रखे रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उनका मन शांत नहीं रहता, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। और कभी कभी लीगल चैलेंजेस भी आते हैं, राइट, क्योंकि अगर आप गुस्से में किसी का नुकसान करते हो, किसी को डिसरिस्पेक्ट कर देते हो, मानहानि का भी लोग केस लगा सकते हैं, और भी बहुत तरह तरह के लीगल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर इसको अपन को ठीक करना हो तो एंगर मैनेजमेंट का जो थेरेपी है वो रहती है, सोशल स्किल थेरेपी रहती है, फैमिली थेरेपी रहती है, फैमिली के लोगों के साथ मिलकर आप मतलब बिहेवियर को सही करने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सारी थेरेपीज़ रहती है, जिससे बच्चों में जो एग्रेशन है वो कम हो जाता है, और उनको ठीक करने में, एग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें मदद मिलती है। फिर आती है सोशल विड्रॉल और शाइनेस। कई बच्चे, देखो बच्चे जनरली छोटे में शर्माते हैं, बात करने में उतने खुले नहीं रहते कुछ बच्चे, लेकिन अगर बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा शाय है ना, बिल्कुल बात नहीं करता, बहुत बड़ा हो गया है, 13-14 साल का, स्टिल सोशल एंजाइटी है उसको, इंटरेक्शन अवॉइड करता है, किसी से हाय हेलो भी नहीं बोलता है, उसको बात करने में घबराहट महसूस होती है ना, बहुत ज़्यादा डर जाता है वो किसी के कुछ बोलने पर।
तो वो क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक रहता है। उसका कुछ उसके ऐसा होगा कि पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होंगे, टेम्परामेंट उसका ऐसा होगा। मतलब कभी कभी होता है ना, हो सकता है उसने पहले कभी दोस्त बनाए हो, लेकिन वो दोस्तों ने उसका मजाक उड़ा दिया हो, या फिर स्पेशली छोटे में ये सारी चीज़ें मन में जल्दी बैठ जाती हैं। मतलब उसने किसी से बात करने की कोशिश की हो, तो उसने रिस्पॉन्स ना किया हो, तो ये सारी चीज़ें उसको लगता होगा लोग ख़राब ही हैं या ठीक से वो बात नहीं करते। तो इस तरीके से वो रिज़र्व हो गया, है ना। इससे क्या होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस कम होता है और डिप्रेशन में जाने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि अकेले रहता है इंसान, अपने इमोशंस किसी से शेयर नहीं करता, तो डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में लगातार थोड़ा सा सपोर्ट देना, एक्सपोजर, मतलब उसको धीरे धीरे सिखाएं कैसे हाय बोलना है। जो आपके जान पहचान के लोग हैं उनसे बात करवाएं, उनको बताएं कि उसको ये प्रॉब्लम है, तो धीरे धीरे वो घुलने लगता है। सोशली स्किल्ड ग्रुप का उसको हिस्सा बनाएं, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम कंट्रोल की जा सकती है। ये तो कई बच्चों के साथ होता है, बेड वेटिंग का प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, रात में बच्चे जब सोते हैं तो उनको इतना आइडिया नहीं रहता, और वो उठ नहीं पाते सो जाने के लिए, और बिस्तर गीला कर देते हैं। ये कभी कभी जेनेटिक भी होता है, ब्लैडर प्रॉब्लम भी होता है, हार्मोनल भी होता है। तो छोटे तक तो ठीक है, छोटे में तो सभी के साथ होता है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा बड़े तक बच्चे ऐसा करते हैं। मतलब 11, 12, 15 साल तक के बच्चे मतलब इस तरह के चीज़ें करते हैं, तो वो अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है। 5 से 10% हैं जो 6 ईयर ओल्ड वगैरह हो चुके हैं, उससे ऊपर हो चुके हैं, तो उनमें 5 से 10% लोग हैं जो ये प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। इसमें क्या, ब्लैडर ट्रेनिंग दी जा सकती है, अलार्म, मेडिकेशन। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मेडिकेशन, अदरवाइज बच्चों को आप रात में अलार्म फिट करके बच्चों को आप वॉशरूम करवा के सोइए, कि मतलब पहले वॉशरूम जाओ उसके बाद सो, ताकि बच्चों को नींद में रात में प्रॉब्लम ना हो। या फिर आप उसको बीच में रात में एक बार उठा के वॉशरूम करवाओ, ऐसे करके उसकी ब्लैडर ट्रेनिंग होती है, तो एक उसका बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाता है। उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, उसको ट्रेनिंग मिलना चाहिए, ना कि उसको किसी तरह का गिल्ट महसूस कराओ। तो इस तरीके से आप उसको पेरेंटल सपोर्ट देके चीज़ों को ठीक कर सकते हो। उसके बाद आता है एक सेकेंड, थंब सकिंग एंड नेल बाइटिंग। तो ये तो खैर बड़ों के साथ में भी होता है, जब किसी तरह का एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, तो लोग नेल बाइटिंग करने लग जाते हैं। ये थोड़ा सा नॉर्मल ही है, यंग चिल्ड्रन जो होते हैं, है ना, तो उनमें रहता है। 4-5 साल के बच्चे भी मतलब थंब सकिंग करते हैं, अंगूठा वगैरह लेना। फिर इसके कारण क्या होता है, एनजाइटी, थोड़ा सा ये एनजाइटी और स्ट्रेस से जुड़ा रहता है। ये बड़ों के साथ भी काफ़ी होता है, स्पेशली नेल बाइटिंग तो होता है। तो बच्चों के साथ भी ये जो प्रॉब्लम है वो कारण उसका सेम ही है, एनजाइटी या स्ट्रेस। तो इसका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, बिटर नेल पॉलिश, डेंटल एडवाइस, है ना। मतलब आप उंगली में कुछ कड़वा सा लगा दो, ये केस मेरे साथ भी हुआ है बचपन में। तो कुछ भी कड़वा सा लगा दो तो बच्चा एक बार लेगा, फिर उसको लगेगा कि नहीं ये ख़राब है, तो फिर वो धीरे धीरे करके उसकी आदत छूट जाती है। नहीं अगर ऐसा करता है तो उसको कुछ रिवॉर्ड्स दो, करता है तो उसको थोड़ा हल्का फुल्का पनिशमेंट दे दो, तो ऐसे करके धीरे धीरे करके आदत छूट जाती है। और ये इस तरह की अगर हैबिट से मतलब रिड्यूस, स्ट्रेस वगैरह भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये जुड़ी ही स्ट्रेस और एनजाइटी से है। दूसरी चीज़ होती है एडोलेसेंट चैलेंजेस, है ना। अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह के चैलेंजेस बच्चे फेस करते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन इशू जो है आइडेंटिटी क्राइसिस, पीयर प्रेशर, एकेडमिक स्ट्रेस और सब्सटेंस यूज। क्योंकि जब 15, 16, 20 के आसपास में होते हैं तो वो खुद की पहचान ढूंढते हैं कि आखिर वो कौन है, लोग उन्हें किस नाम से जाने। अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है। उनके दोस्त कुछ कर रहे होते हैं, मान लो किसी की जॉब लग गई, किसी की नहीं लगी, तो पीयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है। इस समय एकेडमिक स्ट्रेस भी रहता है कि अच्छे परसेंट लाना, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है।
और तरह तरह के गवर्नमेंट की और एग्ज़ाम एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, तो इस तरह के बहुत प्रेशर्स रहते हैं। यही वो उम्र होती है जिसमें बच्चे गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं, कई कई तरह के सब्सटेंस यूज़ करने लगते हैं। तो इसके लिए क्या है, सबसे बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं उनके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन, बाउंड्रीज सेट करना चाहिए। जैसे रात में इतने बजे तक घर वापस आना है, और मतलब कई तरह की एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो तो प्रोफेशनल काउंसलिंग में भी जा सकते हैं। इसके कारण से क्या होता है, अगर इस इशू को रिजॉल्व नहीं किया जाता है तो इससे डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह बढ़ने के खतरे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं बच्चों में, टीनेज उम्र में जो रहते हैं। और अगर इसका अर्ली इंटरवेंशन हो गया, पता चल गया जल्दी ही, तो फिर क्या है, सपोर्ट कर सकते हैं हम और उससे डील कर सकते हैं। मतलब किसी भी बीमारी का अगर पहले पता चल जाता है तो हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उसके नुकसान हैं। कौन कौन से स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे हम चाइल्डहुड चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं? तो पहला तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, स्क्रीनिंग और असेसमेंट टू कैच इशू अर्ली, है ना। अगर आपको कुछ भी डाउटफुल लग रहा है कि बच्चा ऐसा रेगुलर कर रहा है, चाहे बेड वेटिंग हो, नेल बाइटिंग हो या और किसी तरह की प्रॉब्लम हो, तो आप उसको जल्दी से सिम्टम्स इसको डिटेक्ट करके डॉक्टर्स के पास जा सकते हो। आप बहुत सारी डिफरेंट थेरेपी, मेडिकेशन, फैमिली सपोर्ट का उपयोग कर सकते हो। कंबाइनिंग थेरेपी कंबाइन करने से क्या होता है, अलग अलग थेरेपी जैसे बिहेवियरल हो गया, साइको एनालिटिकल थेरेपी हो गई, तो उसको कॉम्बिनेशन से एक हेल्प मिल जाती है और ग्रोथ जल्दी होती है, बच्चा जल्दी ठीक होता है। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ठीक है, प्रॉब्लम है, धीरे धीरे उससे हमें बच्चे को निकालना है, तो उसके लिए हमें उसको समझना पड़ेगा, उसको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। जब तक उसका इलाज चल रहा है तब तक उसको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ना हो, उसको ये ना लगे कि वो बहुत कुछ अलग है या गलत कर रहा है इस टाइप से। तो इस तरीके से अगर पेरेंट्स का, एजुकेटर का, हेल्थ केयर का सपोर्ट रहता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को ना सिर्फ समझा जा सकता है, इससे अपन बाहर भी निकल सकते हैं। तो यही है, यही था आज की वीडियो के बारे में। आपको कैसा लगा बता दीजिएगा।